नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम आप तक सेहत से जुड़ी अहम मालूमात एक्सपर्ट्स के ज़रिए पहुंचाते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट पर, एक ऐसी बीमारी जो वक्त पर डायग्नोस और सही इलाज से काफ़ी हद तक कंट्रोल और ट्रीट की जा सकती है। कोलन और रेक्टम से शुरू होने वाला ये कैंसर अक्सर शुरुआती स्टेजेस में चुपचाप बढ़ता है, इसीलिए अर्ली डिटेक्शन और एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। आज मॉडर्न मेडिसिन में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और टारगेटेड थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो पेशेंट की ज़िंदगी और रिकवरी दोनों में बेहतरी लाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कोलोरेक्टल कैंसर का इलाज किस स्टेज पर कैसे किया जाता है और पेशेंट्स को किस तरह बेहतर और उम्मीद भरी ज़िंदगी मिल सकती है। इस टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल्स जुबली हिल्स हैदराबाद के कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, रोबोटिक सर्जन डॉक्टर TPS भंडारी। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूँगी कि कोलोरेक्टल कैंसर का इंटेंसिटी यानी कि जो नंबर है पेशेंट्स ग्रोथ में वो कितना ज़्यादा है? जी, कोलोरेक्टल कैंसर क्या है कि ये बीमारी आजकल वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है और इंडिया में भी ये 3rd नंबर पे आ गई है। तो इसका बीमारी का प्रकोप काफ़ी है और इस समय वर्ल्ड में 19 लाख नए केस हर साल आते हैं कोलोरेक्टल के और उसमें से कम 90,000 केसेस की डेथ भी हो जाती है। इंडिया में फिगर्स इस समय 70,000 नए केस हर साल है। तो कहने का ये मतलब है कि ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और कंपेयर टू 2 दशक पहले अभी बीमारी काफ़ी तेज़ हो गई है। इंडिया में 2-3% ग्रोथ रेट है इस बीमारी का हर साल। और एक और ख़ास बात इस बीमारी की ये है कि ये 40 इयर्स के नीचे के पेशेंट्स को भी अफेक्ट कर रही है। पहले ये बीमारी 50, 60, 70 इयर्स के लोगों को होती थी, बट लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद ये काफ़ी अब 40 इयर्स के यंगर पेशेंट्स में भी हो रही है। अब ये कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है, आप थोड़ा उस पर गौर फरमाइए, बिकॉज जैसा आपने मेंशन किया है कि 1.9 मिलियन केसेस है एंड जिसमें से 90,000 जो है डेथ्स आती है रिपोर्ट में। तो इसका वजह क्या है और ये होती क्या है, आप थोड़ा उस पर हमें बताइए। ठीक, कोलोरेक्टल एक शरीर में एक ऑर्गन है, कोलन और रेक्टम, ये दोनों को कंबाइंड करके हम कोलोरेक्टम बोलते हैं। तो ये क्या है कि बड़ी आंत होती है जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। ये बड़ी आंत की लेंथ करीब 5.5 फीट होती है, 5.5 से 6 फीट होती है। इसमें जो खाना जो डाइजेस्ट होने के बाद स्टोर होता है वो एरिया को कोलोरेक्टम बोलते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर जब इस बीमारी में हमारे खान पान और जेनेटिक्स के कारण, किसी कारण के कारण उसमें जब प्रॉब्लम हो जाता है तो बीमारी का आगाज़ वहाँ से होता है और कैंसर के लक्षण वहाँ से शुरू होते हैं। तो ये कोलोरेक्टम जो है, बड़ी आंत बोलते हैं, ये बड़ी आंत का कैंसर होता है। अब इसकी वजूहात क्या है कि ये कैंसर काफ़ी ज़्यादा इतना फैल रहा है? कुछ हद तक तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे अब ज़िंदगी चेंज हो गई है। पहले जैसे आराम की ज़िंदगी थी, काम करते थे लोग, पर आजकल क्या है कि हड़बड़ी की ज़िंदगी है तेज़ी से। तो आदमी भी जल्दी खाना खाता है, फास्ट फूड खाता है, घर में टाइम नहीं है, वो लोग को हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, खाना बनाने का टाइम नहीं है, जो कुछ भी स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लिया वो खा ले रहे हैं। उसमें न्यूट्रिशियस डाइट भी नहीं है और कई हद तक वो ऑयल भी जो यूज़ हुआ है वो डाइट में खाना बनाने के लिए रीयूज़ हुआ है और हाई फैट कंटेंट है उसमें और काफ़ी कुछ तक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स भी रहते हैं। तो इसके कारण क्या है कि जो ये डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण ये कैंसर थोड़ा बढ़ गया है पिछले 2 दशकों से कंपैरिजन में। यानी कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है एंड जो इम्बैलेंस डाइट होता है, ये मेन रीज़न है, आप ये बता रहे हैं इस चीज़ का? इसका मेन रीज़न यही है। इसको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स या मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स में आता है ये। तो मेन चीज़ जो आजकल सोसाइटी में स्पेशली यंगर जनरेशन में ये प्रॉब्लम जो इसलिए बढ़ रही है कि
ये हमारी डाइट काफ़ी चेंज हो गई है, और डाइट के कारण ही मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो आपने ये भी मेंशन किया है कि 40 के नीचे वालों को भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो उसका क्या रीज़न है कि ये 40 के नीचे वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, अगर हम एज फैक्टर की पर्टिकुलर बात करें तो? देखिए, जो 40 के नीचे लोग होते हैं, लेट अस से आजकल सॉफ्टवेयर का जो वो है, सॉफ्टवेयर और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग 25 साल की आसपास उम्र में वो लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके काम करना शुरू करते हैं। तो अभी क्या है, जब काम करते हैं कंपटीशन भी ज़्यादा है, आवर्स भी लेट रहते हैं, रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे की, कुछ लोगों का काम तो रात के 8-10 बजे शुरू होता है और सुबह तक जाता है। स्लीपिंग आवर्स नहीं रहते हैं। डाइट क्या है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, दोनों काम कर रहे हैं, खाना भी घर में बनता है नहीं बनता है, तो सबसे इजी काम क्या है कि ऑर्डर किया, स्विगी जोमेटो, खा लिया उसको। अब वो कैसे कुक हुआ है, उसके न्यूट्रिशियस है नहीं है, किस ऑयल में यूज़ किया है, कितना हीट पे कुक किया है, कई चीज़ें रहती हैं। फैट कंटेंट, क्योंकि खाना स्वादिष्ट बनाना है तो उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अगर घी तेल ज़्यादा रहेगा तो टेस्ट ज़्यादा रहता है, घर में ऐसा नहीं रहता है, तो फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है। नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं लोग, टेस्ट ज़्यादा रहता है, तो वो भी कंटेंट बढ़ता है। उसके बाद हेक्टिक लाइफस्टाइल, स्ट्रेस रहता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं जो यंगर एज में ज़्यादा रहती हैं। सो इसलिए ये पाया गया है कि ये यंगर पीपल को ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड ये कैंसर जो पहले 50-60 में ज़्यादा था, अभी भी है, 50-60 के ऊपर एज ग्रुप में भी ये कोलोरेक्टल कैंसर है। बट लास्ट 10 ईयर्स में ये पाया गया है कि ये कैंसर अंडर 40 में भी पाया जा रहा है, जो पहले बहुत कम था। पहले अगर 2-3% था, तो अब कम से कम 10-15% 40 ईयर्स के अंडर भी है। सो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण, सेडेंट्री लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण ये अंडर 40 में बढ़ गया है, विच इज़ अ प्रोडक्टिव एज में कैंसर हो रहा है, तो ये बहुत हाई रिस्क है। सोसाइटी को बहुत नुकसान हो रहा है इससे। यानी कि नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि नॉट ओनली 60s या 50s, बट मेरी एक रिक्वेस्ट उन 40s एज ग्रुप के नीचे वालों से भी है कि आपकी लाइफ जहाँ से स्टार्ट होने वाली है, जो स्टेपिंग स्टोन है आपकी लाइफ का, उसी में अगर आपको कोलोरेक्टल कैंसर आ जाए तो आई डोंट थिंक सो कि आप आगे की लाइफ जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप 70-80 साल तक जिए, अपने बुज़ुर्ग वाली जो एज होती है, अभी लाइफ है, आप लोग समझते होंगे कि शायद स्मोकिंग या अल्कोहल से जो स्ट्रेस लेवल्स है उसको मैनेज किया जा सकता है, सुकून मिलता है। बट 2 मिनट के सुकून के लिए आप ये ज़रूर सोचिए कि जो 70-80 साल की जो आपकी लाइफ रहने वाली है, क्या वो कल रहेगी या नहीं। एक ही गुजारिश आपसे ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखिए। सिर्फ कोलोरेक्टल कैंसर बोल के ही नहीं, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो जितने भी एपिसोड्स में हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं, सबका एक ही कंक्लूजन आता है, लाइफस्टाइल। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल या अपनी डाइट वगैरह मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकेंगे। अब अगर हम हमारे टॉपिक की तरफ वापस बढ़ेंगे तो कोलोरेक्टल कैंसर के कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं जो लोगों को नज़र आना चाहिए एंड उनको पता चलना चाहिए कि अगर ऐसा हो तो हमें डॉक्टर के पास अभी विज़िट करना है? जी, सबसे पहला क्या है कि देखिए, कोलोरेक्टल कैंसर राइट साइड में होता है, लेफ़्ट साइड ऑफ द कोलन में होता है। हर साइड के सिम्टम्स टिपिकल रहते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम क्या है कि कब्ज़ मीन्स कॉन्स्टिपेशन। तो आपका अगर रोज़ मोशन नहीं हो रहा है, पैखाना नहीं हो रहा है, साफ़ नहीं हो रहा है, घड़ी घड़ी जाना पड़ रहा है, आपको दिन में 4-5 बार जाना पड़ रहा है, और करने के बाद, पैखाना करने के बाद आप कंफर्टेबल नहीं है, तो और बाहर जाने के बाद फिर जाना पड़ रहा है आपको आधे 1 घंटे पे, तो इसका मतलब कुछ आपके कोलोरेक्टल में प्रॉब्लम है, पहला बात। दूसरी बात क्या है कि अगर पैखाने में खून आ रहा है, या आपने ब्लड टेस्ट, कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं और आपने ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट करने में खून की मात्रा काफ़ी कम हो गई है, तो ये कुछ लक्षण है जिसके हो सकता है कि कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे मैं बता रहा था कि बार बार पैखाना जाना, पेट साफ़ नहीं होना, ये एक और है। फिर पेट में दर्द रहना, मोशन होने के बाद भी पेट में दर्द रहना, कंफर्टेबल नहीं होना,
और पैखाने में ब्लड के स्पॉट्स रहना, और भूख नहीं लगना, भूख कम लगना, खाना कम खाना, गैस की तकलीफ रहना। तो ये कुछ लक्षण है जिसमें पॉइंट करते हैं कि हो सकता है कि कोई कोलोरेक्टल की बीमारी हो। ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर हो सकता है कि कुछ दूसरी टाइप की बीमारी भी हो सकती है कोलोरेक्टल में, पर ये सब आसपास उसके एसोसिएटेड है। तो इसमें हमको ज़रा केयरफुल रख के इमीडिएटली जो हेल्थ एक्सपर्ट है उसको कनेक्ट करना है। अब कई सारे लोग जो है निगलेक्ट कर देते हैं ये सिम्टम्स को, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन लोगों में होती है, लाइक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, एंड ये नज़रअंदाज कर देते हैं। अब वो नज़रअंदाज करने से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके जब बहुत देर हो जाती है तब डॉक्टर से रुजू होते हैं। अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की यहीं पे बात कर लें तो इसके कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, आप हमें वो बताइए। जी, तो रिस्क फैक्टर्स में देखिए, एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब है कि ये रिस्क फैक्टर्स के साथ आप पैदा हुए थे। ये रिस्क फैक्टर आपके बचपन से हैं, जैसे आप पैदा हुए थे तब से हैं। सो मेनली क्या है ये रिस्क फैक्टर? एक है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का कहने का मतलब फादर को हुआ या चाचा को हुआ और ये भाई को हुआ। तो अगर फैमिली में एक या दो लोग को हुआ है तो आपकी फिर ये कोलोरेक्टल कैंसर फैमिली है, और आपको कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर होने की संभावना काफ़ी है। तो इसलिए आपको ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ है, अगर आपको कोलोरेक्टल कैंसर का जीन है, एक APC जीन करके रहता है, अगर आपको ये कोलोरेक्टल कैंसर का जीन है, स्पेशली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, तो ये जीन के लिए इमीडिएटली टेस्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज फ्यूचर में आपको कभी ना कभी इस कैंसर होने के, कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस है। और तीसरा चीज़ मैंने जो बताया था, एज। जैसे एज करेंगे और डाइट वैसी रहेगी तो कोलोरेक्टल कैंसर का होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये हुए आपके नॉन मॉडिफाइबल और या हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर्स। दूसरे आपके हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी थी, जैसे ज़्यादा फैट खाना, जंक फूड खाना, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा रहना, आपका स्मोकिंग की हैबिट्स रहना, दिन भर काम में व्यस्त है, चेयर पे ही बैठे, हिल नहीं रहे, वॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बेसिकली रहना। सो ये काफ़ी सारे, एक्सरसाइज का ना होना, तो ये काफ़ी सारे ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये काफ़ी हानिकारक रहते हैं। और इसमें एक और जिक्र करना चाहूँगा, जैसे हमारे हैदराबाद में तो काफ़ी ये प्रचलन है नॉन वेजिटेरियन फूड का, तो कई घरों में तो रोज़ नॉन वेजिटेरियन फूड रहता है, और कई लोग ये कबाब और ये हाई टेम्परेचर में तंदूर में जो खाना बनता है वो खाने के शौकीन रहते हैं, आदी रहते हैं। ये काफ़ी डेंजरस है। ये जो कबाब और ये जो तंदूर पे खाना बनता है ये काफ़ी डेंजरस है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते, वंस इन अ वाइल, महीने में कभी एक बार खा लिया या एक हफ्ते में कभी खा लिया, ओके। पर कई लोग रोज़ खाने के, हर दूसरे तीसरे दिन खाने के रहते हैं। तो इसमें जो क्या है कि जो ये मीट बर्न होता है कोयले पे, तो उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनको नाइट्रोसोमीन्स कहते हैं। ये हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं कोलन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और ये कैंसर का इनिशिएशन कन्वर्ट करते हैं। हर कोई में नहीं, बट बहुत सारा खाओ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये चेंजेस होने के डेंजर है। यानी कि चारकोल फूड ना घर पे बनाना है, अगर आप बना भी रहे हैं तो वंस इन अ वाइल ठीक है, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि अगर हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले ले तो टेस्ट बर्ड्स को काफ़ी लोग, ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि अरे भाई टेस्ट अच्छा है तो हम खा लेंगे। बट मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि टेस्ट को प्रेफरेंस ना देके अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रेफरेंस दे, बिकॉज अगर आप टेस्ट को प्रेफरेंस देंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कल को, जैसे सर ने बताया कि जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं मटन में या बीफ में, हो सकता है कि वो आपके लिए हार्मफुल साबित हो। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो जब पेशेंट आपके पास आते हैं सिम्टम्स लेके, तो आप लोग का नेक्स्ट प्रोसीजर कैसा होता है उनकी तरफ? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब पेशेंट आया सिम्टम लेके, फैमिली हिस्ट्री हो या ना हो, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और ब्लीडिंग रेक्टम की हिस्ट्री है या ब्लीडिंग हो सकता है ना भी हो, हीमोग्लोबिन कम है और गैस और ये सब प्रॉब्लम्स है, और काफ़ी ट्रीटमेंट करा के आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने लोकल फिजिशियन के पास ट्रीटमेंट होता है
और 1 डेढ़ 2-3 महीने के बाद जब वो आते हैं उनको ये कंप्लेंट सिम्टम्स के साथ आते हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला एक टेस्ट है जिसका नाम है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। इसका मतलब क्या है, वो पैखाने में वो ब्लड का टेस्टिंग करते हैं कि उसमें ब्लड है नहीं है, क्योंकि कई बार क्या है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो जो दिखता नहीं है उसको ऑकल्ट बोलते हैं। उसको एक टेस्ट होता है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, उसको उस पर टेस्ट करते हैं। उससे पता चल जाता है कि स्टूल पैखाने में ब्लड है या नहीं है। पहला चीज़, अगर ये पॉजिटिव आता है और ये सिम्टम्स भी पेशेंट को ज़्यादा हैं तो हम एक कोलोनोस्कोपी करते हैं। कोलोनोस्कोपी क्या है कि पैखाने के रास्ते में एक दूरबीन डालते हैं, कभी एनेस्थीसिया कभी विदाउट एनेस्थीसिया डालते हैं। वो पूरा का पूरा आपका कोलन और रेक्टम को चेक करता है। ये आउटडोर प्रोसीजर होता है और ये विदिन 5-10 मिनट्स के अंदर में पूरा का पूरा प्रोसीजर हो जाता है। तो पूरा का पूरा कोलोरेक्टम एग्जामिन हो जाता है और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है कि है नहीं है उसमें। सो ये तरीका है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट और कोलोनोस्कोपी। साथ साथ इसके कभी कभी अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन एब्डोमेन भी करते हैं, देखने के लिए कहीं और बीमारी तो नहीं है। अब यानी कि ये स्क्रीनिंग में आ जाता है कंप्लीटली नहीं, ये तो आपने जैसे पूछा था मुझे कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, तो आपने एक अच्छा क्वेश्चन उठाया कि कैन वी कैच दिस एट एन अर्ली स्टेज, पहले पकड़ सकते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटरी कोलोरेक्टल कैंसर है, ओवर 50-60 ईयर्स ऑफ एज है, ये सिम्टम्स हैं, हो रहे हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं, तो उनमें क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग के लिए भी एक फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फीकल ऑकल्ट टेस्ट बहुत अर्ली ब्लड लॉस को पकड़ता है, एक चीज़ ये। और दूसरा टेस्ट है कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये कोलोनोस्कोपी 1 in 3 years या 1 in 4 years कर सकते हैं इन केसेस में जहाँ पे रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर बहुत हाई है। एंड पीपल अबव 50 में भी ये कहा गया है कि आप ये कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। कोई लोग चाहते हैं कि भाई मेरे को वो सब ट्यूब नहीं चाहिए अंदर, और वो सब कंफर्टेबल नहीं रहते हैं वो प्रोसीजर के लिए, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं वर्चुअल कोलोनोस्कोपी। वो कुछ भी नहीं है, उसमें सीटी स्कैन होता है, वो डाई दे के, डबल डाई दे के उसमें सीटी स्कैन खींचते हैं, विच इज़ ऑल्सो नियरली एज इफेक्टिव एज कोलोनोस्कोपी। सो ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है, अबव 50-55 ईयर्स में ये कर सकते हैं ब्लड टेस्ट, कोलोनोस्कोपी एंड वर्चुअल कोलोनोस्कोपी। इससे भी अर्ली डिजीज़ को पकड़ा जा सकता है। अब जैसे मैंने एक और एक पॉइंट मेंशन किया था कि काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, अगर हम 40% भी अगर ले लें तो नेग्लेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद आपके पास आते हैं, यानी कि एडवांस लेवल स्टेज पे जब वो चले जाते हैं तब आपके पास आते हैं। तो तब उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, यानी कि आप लोग डायग्नोज जब करते हैं, जब आपको पता चलता है। एंड वन मोर क्वेश्चन इसी में मैं ये ऐड ऑन करूँगी कि कितने स्टेजेस होते हैं इस कैंसर के? जी, तो देखिए जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे स्क्रीनिंग की, तो ये कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर स्टार्ट कैसे होता है। एक छोटा सा पॉलिप मतलब एक छोटा सा ग्रोथ होता है जो कोलोरेक्टल में बनता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 millimeter इन साइज, और धीरे 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 करके ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months to 12 months ये बड़ा हो जाता है। तो जब ये स्टार्ट होता है एज अ पॉलिप, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सो दिस इज़ द अर्लीस्ट स्टेज जिस पे हम इसको पकड़ सकते हैं, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। तो ये कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको पॉलिप के स्टेज पे पकड़ें जिसमें शर्तिया 100% ये क्योर्ड है। जैसे आपने जिक्र किया कि जब सिम्टम्स आ जाते हैं, तो सिम्टम्स आने का मतलब क्या है कि वो पैखाने का रास्ता ऑलरेडी ब्लॉक हो गया है। वो ब्लॉक होने के कारण वी कैन से कि या तो ये बीच के स्टेज में है या एडवांस स्टेज में है ऑलरेडी। और जब ये कैंसर बड़ा होके मोशन का रास्ता बंद करना शुरू कर देता है, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या है कि कैंसर डेंजरस क्यों है। कैंसर डेंजरस इसलिए है कि लोकल एरिया के अलावा ये साइड में भी स्प्रेड हो सकता है, दैट्स वाई कैंसर इज़ डेंजरस। तो अगर हमने इसको अर्ली स्टेज पॉलिप स्टेज पे पकड़ लिया तो ये 100% क्योर हो जाएगा। बट अगर थोड़ा एडवांस स्टेज में हो गया, कोलन से बाहर निकल गया, नोड्स में चले गया, या लिवर या और कोई ऑर्गन में चले गया, तो इससे मतलब क्योर रेट्स काफ़ी गिर जाते हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इसको जितना जल्दी पकड़े इट इज़ बेटर।
यानी कि निग्लेक्शन से और ज़्यादा वर्स हो बढ़ेगा। सकता है। सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट का प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने जिक्र किया था कि मेजॉरिटी पीपल अपने लोकल फिजिशियंस को दिखाते हैं और बदहजमी, गैस, उसका ट्रीटमेंट चलते रहता है और ये जो चीज़ 6 महीने 9 महीने में काफ़ी बड़ी हो जाती है, तब ये कोलोनोस्कोपी और ये सब देखना पड़ता है, तब पता चलता है कि ग्रोथ हो गई है। तो अगर हमने ये 6-9 महीने पहले किया होता तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया होता ये प्रॉब्लम। अब हम बात करें अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए फॉर कोलोरेक्टल कैंसर? ठीक है, सो एक बार हमारा डायग्नोसिस हो गया कि ये कैंसर कोलन और रेक्टम में है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि एक मैंने जैसे आपको बताया था कि एक कोलोनोस्कोपी होती है, वो एक ट्यूब पास होता है, वो ट्यूब पास होके वो पॉलिप या ग्रोथ को आइडेंटिफाई करके अंडर विजन बायोप्सी करते हैं उसमें से, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये कैंसर है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है कि ये कौन से स्टेज में है कैंसर, तो उसके लिए आजकल एक स्कैन है जिसको बोलते हैं पेट सीटी स्कैन। पेट सीटी स्कैन पूरे बॉडी का स्कैन करता है और शरीर में जहाँ पे भी कैंसर स्प्रेड हो गया है उसको आइडेंटिफाई करता है। अगर स्प्रेड नहीं हुआ है, वो कोलोरेक्टल में ही है, तो वो स्टेज 1 है। नोड्स में चले गया है तो वो स्टेज 2 है। थोड़ा और एडवांस नोड्स में चले गया है तो वो स्टेज 3 है। अगर वो लिवर, लंग, बोन और बाकी वगैरह वगैरह जगह पे कोलन रेक्टम को छोड़ के चले गया है तो वो स्टेज 4 है। तो ये स्टेजेस रहते हैं, लोकल स्टेज, नोडल स्टेज एंड मेटास्टैटिक स्टेज। ये बेसिकली 4 स्टेजेस हैं कोलोरेक्टल कैंसर के। तो एक बार ये डायग्नोसिस बन गई और स्टेज आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उसके बाद हमको डिसाइड करना है इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, लोकल स्टेज में कहने का मतलब ये है कि अगर बीमारी कोलन और रेक्टम में ही है तो, और या तो अगर नोड्स में भी चली गई है, अर्ली नोड्स अराउंड ट्यूमर के आसपास, तब इसका ट्रीटमेंट इमीडिएट सर्जरी है। तो सर्जरी के भी वेरियस टाइप्स होते हैं। जो पहले हम करते थे सर्जरी, उसमें पूरा का पूरा एक चीरा लगा के एब्डोमेन में खोल के पूरा निकाल के उसको पूरा का पूरा जिस पार्ट पे कैंसर था उसको काट के निकाल के इंटेस्टाइन्स को जॉइन करते थे। तो इसको बोलते थे कोलोरेक्टल रिसेक्शन, एंटी रिसेक्शन, जो भी टाइप के रिसेक्शंस है वो उसको कोलोनिक रिसेक्शंस, रेक्टल रिसेक्शंस करते थे और उसको जॉइन कर देते थे जिससे मोशन नीचे के रास्ते से ही पास हो जाए, बैग वैग की ज़रूरत ना पड़े। आजकल जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गई है, पिछले 10, 15, 20 साल में जो चीज़ हम ओपन प्रोसीजर से करते थे, पूरा ब्लेड से काट के इंटेस्टाइन्स को काट के निकालते थे, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको मिनिमली इन्वेजिव करने लगे। मिनिमली इन्वेजिव कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन, जैसे लैप्रोस्कोपी हुआ, दूरबीन से एक छोटा छेद बनाते हैं, 8 mm का छेद बनाते हैं जिसमें से हम अपना कैमरा डालते हैं अंदर। वो कैमरा डालने से पूरा का पूरा हमें इंटेस्टाइन्स, अंदर स्प्रेड ब्रेड सब कुछ पता चलता है। उसके अलावा 2 छोटे और छेद करते हैं, 5 मिलीमीटर के 2 छोटे और छेद करके हम उसमें जो हमारे पास हमारी सीजर्स होती है और हमारा होल्डर्स होते हैं, फोर्सेप्स होते हैं, उससे हम जो ऑपरेशन हाथ से करते थे वो पूरा का पूरा ऑपरेशन हम ये 10 मिलीमीटर और ये 5 मिलीमीटर के पोर्ट से पूरा का पूरा डाल के हम पूरा का पूरा ऑपरेशन जो ओपन प्रोसीजर से होते थे उसको काट के निकाल के पूरा जोड़ देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक बड़ा कट नहीं रहता है, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन रिलीफ बहुत रहता है। उसका आप कह सकते हैं करीब नियरली ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में पेन इज़ नॉट इवन 10% ऑफ द ओपन सर्जरी। यानी कि ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में से एक है। यस, ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं इससे। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है फॉर रिसेक्शन के लिए। सो ओपन सर्जरी में हमारा पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है, बड़ा चीरा रहता है। तो अब ये पूरा का पूरा 3 छेद से सर्जरी हो रही है, 10 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर के पोर्ट से जाके हम पूरा सर्जरी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि रिकवरी फास्ट होती है, पेन नहीं होता है इतना। सेकेंड चीज़ क्या है, जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो पूरे की पूरी इंटेस्टाइन हाथ से उनको मैनिपुलेट करके कैंसर को काट के निकालते हैं। पर अब क्या है कि पूरा का पूरा सर्जरी ये 8 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है, तो उसके कारण क्या है, हम इंटेस्टाइन्स को टच नहीं कर रहे हैं।
तो इंटेस्टाइन्स का जो ऑपरेशन के बाद जो उसका रिकवरी होता है, ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से बहुत फास्ट होता है। सो जैसे हम ओपन सर्जरी करेंगे तो पेन काफ़ी रहता है। दूसरा, इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट कम हो जाता है। तीसरी बात क्या है कि जब इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट कम हो जाता है तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी कम से कम 3 दिन 4 दिन लगते हैं पेशेंट के गैस पास होने में। तो मुंह से रज़ा नहीं जाती, खाना नहीं दे सकते। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का ये फ़ायदा है कि विदिन, जैसे आज हमने मॉर्निंग में सर्जरी की, शाम को हम ट्यूब निकाल के, रेल्स ट्यूब निकाल के मुंह से पानी वानी स्टार्ट कर देते हैं, अगले दिन से लिक्विड डाइट स्टार्ट हो जाती है। तीसरे या चौथे दिन तक पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है। ओपन सर्जरी में कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं एंड काफ़ी दिन तक पेन रहता है। अभी लैप्रोस्कोपी से भी एक एडवांस टेक्निक आई है जिसको हम रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। रोबोटिक सर्जरी में क्या है कि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है करता सर्जन ही है, बट जैसे लैप्रोस्कोपी में पेशेंट के ऊपर खड़े होके वो मूव करता है स्कोप को और उसके जो सीजर्स वगैरह को। इसमें क्या है, ये सीजर्स, स्कोप और जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है सब के सब रोबो में फिट हो जाते हैं और आप एक बड़े से टीवी मॉनिटर पे बैठ के, जैसे आपने वो देखा, टीवी मॉनिटर पे बैठ के पूरा का पूरा लाइक कंसोल पे वो पूरा का पूरा आप पूरे जो इंस्ट्रूमेंट्स के उनको मूव करते हैं। ये कंपेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है एंड मैग्निफिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो आजकल दिस इज़ द लेटेस्ट एडवांसेस इन कोलोरेक्टल सर्जरी जो हम लोग कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स भी लाइक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आर एक्सेलेंट। फर्स्ट पोस्ट ऑप डे पे ही डाइट स्टार्ट हो जाती है एंड रिकवरी इज़ वेरी गुड और तीसरे चौथे दिन तक डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड मैं सीरियसली आपको ये बात बोलूँ अगर, तो कोलोरेक्टल कैंसर इतना ज़्यादा थर्ड स्टेज पे है, मुझे खुद नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, बट जैसे आपने एक्सप्लेन किया, जैसे आपने बताया, आई होप ये लोगों को भी पता चले कि ये आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई चीज़ है एंड बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल रहना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप अगले डिस्कशन में हम और अच्छे से एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और इसी के साथ आज के एपिसोड का खुलासा यही है कि कोलोरेक्टल कैंसर एक सीरियस बीमारी ज़रूर है, लेकिन वक्त पर डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल और ट्रीट किया जा सकता है। अवेयरनेस, रेगुलर स्क्रीनिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल इस बीमारी से बचाव और रिकवरी दोनों में अहम किरदार अदा करते हैं। याद रखिए, सेहत को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं, बल्कि वक्त पर डॉक्टर से मशवरा लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान और आप देख रहे थे प्रोग्राम हेल्थ और हम। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।